वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत चीन विवाद के साथ, क्योंकि चीन की हेकड़ी ठीक करने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संकेत दिया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। भारत से चीन के मौजूदा टकराव के संदर्भ में इसे बेहद अहम बयान माना जा रहा है। चीन की हिमाकत का अब अमेरिका करेगा हिसाब। चीन की दादागिरी के खिलाफ खुलकर सामने आया अमेरिका। यूरोप से सेना हटाकर एशिया में तैनात करेगा अमेरिका। एशिया में अपनी ताकत का ध्वंस जमाने की कोशिश कर रहे चीन पर सुपर पावर अमेरिका ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली हैं। चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका ने एशियाई मुल्कों में अपनी फौज तैनात करने का साफ संकेत दे दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम में कहा है कि भारत, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों के लिए चीन का खतरा बढ़ रहा है। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि दुनिया में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर अपने सैनिकों को इस तरह तैनात करें जिससे वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सकें। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं सैनिकों में कुछ टुकड़ी एशिया में तैनात होगी। हालांकि पोम्पियो का कहना है कि इसे लेकर अमेरिका सभी पक्षों से बातचीत भी करेगा। अमेरिका की काफी पहले से साउथ चाइना सी में चल रहे संघर्ष पर नजर है। हाल ही में जापान के साथ साउथ चाइना सी में साझा युद्धाभ्यास कर अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया था कि चीन की महत्वाकांक्षा पर उसकी नजर है। हालांकि जापान ने अमेरिका को एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करने से फिलहाल रोक दिया है, लेकिन चीन ने धमकी दे दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। चीन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मध्य दूरी की मिसाइल की तैनाती का कड़ा विरोध करता है। अगर अमेरिकी पक्ष उसकी तैनाती को आगे बढ़ाता है तो ये चीन के दरवाजे पर की जाने वाली उकसावे की कार्रवाई होगी। चीन कभी चुप नहीं बैठेगा, बल्कि इस तैनाती का पुख्ता जवाब देने के सारे जरूरी कदम उठाएगा। पिछले हफ्ते पोम्पियो ने भारत के साथ टकराव पैदा करने को लेकर चीन की आलोचना की थी और चीन की सत्ताधारी पार्टी को बदमाश तक कह डाला था। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनातनी है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारत के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन चीन अब तक इसे कबूल नहीं कर रहा। आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख में करीब 2 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार टकराव और तनाव है। चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना और एयरफोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बीच भारतीय नौसेना भी हाई अलर्ट पर है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जोरदार जवाब दिया जा सके। लद्दाख में भारत और चीन के बीच 50 दिन से टकराव चल रहा है। इन 50 दिनों में चीन ने अपनी सैन्य तैनाती बहुत तेजी से बढ़ाई है। भारत ने भी चीन की कपट नीति, धोखेबाजी और विश्वासघात को देखते हुए अपने टैंक्स और दूसरे हथियारों की तैनाती बढ़ाई ताकि चीन की किसी भी कुटिलता का जवाब दिया जा सके। भारत का फोकस इस समय सिर्फ लद्दाख पर नहीं है। भारत इस समय ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे चीन पर दबाव डाला जा सके और उसके लिए अलग अलग मोर्चों पर भारत से निपटना असंभव हो जाए। तमाम एक्सपर्ट भारत सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि हिमालय के ऊंचे और कठिन फ्रंट पर भारतीय सेना चीन को जवाब दे रही है, लेकिन चीन पर दबाव बढ़ाने का रास्ता हिमालय से नहीं समुद्र से होकर जाता है। भारतीय नौसेना चीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है। आप ये देखकर समझ सकते हैं कि चीन जैसी आर्थिक शक्ति भी अपने सामान की आवाजाही और अपनी आर्थिक शक्ति के लिए हिंद महासागर से गुजरने वाले रास्ते पर निर्भर है। हिंद महासागर के जरिए ही चीन का संपर्क मिडिल ईस्ट और यूरोप से हो पाता है। जिस तरह क्रिकेट में घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलता है, उसी तरह समुद्र का यह हिस्सा भी भारत की नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाता है और रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूत करता है।
हालांकि एक जटिल विषय है, लेकिन तमाम थिंक टैंक्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से सरकार को 5 महत्वपूर्ण सलाहें दी जा रही हैं। हिंद महासागर में चाइनीज शिपिंग को ब्लॉक करने की नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की आक्रामक मौजूदगी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी और शक्ति को बढ़ाना, साउथ चाइना सी में अपना तटस्थ रुख बदलना और जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ रिश्ते बेहतर करना। चीन के लिए अपनी मुख्य जमीन से हिंद महासागर तक की पहुंच बहुत कठिन है, इसीलिए उसने जिबूती, श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर में अपने कई बेस बनाए। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार चीन के समुद्री अतिक्रमण को पकड़ा है। यहाँ तक कि 2017 और 2018 में चीन की परमाणु पनडुब्बियां भी हिंद महासागर में देखी गई थी और उन्हें ट्रैक किया गया था। पिछले साल सितंबर में चीन का एक रिसर्च करने वाला जहाज देखा गया था और दिसंबर 2019 में चीन के 3 सैन्य जहाज युद्ध अभ्यास के लिए पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के कई पूर्व नौसेना प्रमुखों ने ये कहा है कि भारत को तत्काल नौसेना के विकल्पों पर काम करना चाहिए और चीन पर हिंद महासागर में दबाव बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार से यूपी तक बरसी कुदरती आपदा की करेंगे। कल बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों राज्यों में कई लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को पहुंचा है। यहां के 23 जिलों में 83 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लिए अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं। ऐसा मंजर जो देखा न जा सके, ऐसा दुख जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, ऐसा मातम जो दहला दे। ऐसी तस्वीर एक दो नहीं, पूरे 23 जिलों से आई हैं। बिहार में कुदरत ने कहर बरपाया है। आकाश से मौत बरसी है। तांडव कर दिया है कुदरत ने। चारों ओर सिर्फ मातम, चीख पुकार मची है। अच्छा हाँ, ठनका ठनकले तो ओइ में प्राण छूट गेले है, गिर गेल थी ना। तो खेत में और कोई काम कर रहे थे कि वही थे? ना, वही रहती ना, नहीं खाली। दोनों बिहार में घास करने गया था, उसके उपरांत ठनका गिरा, इन दोनों का मौत हो गई। एक दिन पहले तक बेहिसाब गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। सबको इंतजार था कि मेघ बरसे, गर्मी से राहत मिले। बादल तो बरसे, मगर गरज के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में बिजली गिरी और 83 लोग काल के गाल में समा गए। यह घटना काफी भयावह था। पंचायत के लोग इस वज्रपात से डरे हुए हैं। दरभंगा की तस्वीरें हैं ये। परिवार बिलख रहा है। यहाँ 5 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। शिवहर में 45 साल का किसान खेत में काम कर रहा था। किसे मालूम था कि बिजली गिरेगी और किसान उसी खेत में दम तोड़ देगा। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 23 जिले हैं जहां बिजली गिरी और 83 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको बताते हैं कि किस जिले में कुदरत ने ज्यादा कहर बरपाया है। बिजली गिरने से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में, बांका में 5, भागलपुर में 6, मधुबनी में 8 और नवादा में भी 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, मगर जिस तरह से पूरे सूबे में बिजली गिरी, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश भी 1 दर्जन से ज्यादा यहां पर जिलों में आसमान से आफत बरसी है। अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इतनी तादाद में लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में पशुओं की भी जान गई है। कुदरत ने गजब का कहर बरपाया। आंधी तूफान के बाद बिजली गिरने से कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूपी में 8 जिलों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा की मौतें हुई हैं। घायलों की तादाद को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 लोगों ने देवरिया में अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रयागराज में 6, कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव और बलरामपुर में 1-1 की मौत हुई है, जबकि बाराबंकी में 2 और अंबेडकर नगर में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी है। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। पूरे यूपी में 24 लोग घायल हैं। वहीं करीब 46 पशुओं की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की मार से देवरिया में तांडव मच गया। यहां बारिश के साथ धान की रुपाई कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त किसान और मजदूर खेतों में थे, तभी अचानक बिजली गिरी और सब कुछ
तबाह हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों के इलाज के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे 4 लाख रुपए की धनराशि तत्काल में उनको दी जाएगी और तत्काल उनको जो आर्थिक सहायता है उनको देंगे और इसकी प्रक्रिया जो पूर्ण की जा रही है। मौसम विभाग ने 25 और 26 जून को उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी दी थी। अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ संजय सिंह, कानपुर, आज तक। देश के कई हिस्सों में बारिश ने कल जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बिहार से असम और कर्नाटक तक कई इलाकों में सड़कों और घर में पानी भर गया, तो वहीं नदियों में भी उफान देखा गया। सबसे बुरी स्थिति असम की है, जहां तिनसुकिया, धीमाजी, डिब्रूगढ़ समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। घर खाली कर रहे हैं। अब कोरोना का ग्राफ आपको दिखा देते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा आगे इस वक्त दिल्ली चल रहा है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में मुंबई से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पर चीनी वायरस का हमला तेज हो गया है और कोरोना की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। 24 घंटे में 3,390 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसी के साथ दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या 74,000 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 64 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2,429 तक पहुंच गया है। कोरोना का शिकंजा पहले मुंबई पर कस रहा था, लेकिन अब दिल्ली कोरोना कैपिटल बनकर उभरी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली संक्रमण के आंकड़ों में मुंबई को पीछे छोड़ गई। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,878 है, जबकि दिल्ली में अब तक कुल 73,780 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई के मुकाबले दिल्ली में दोगुना से ज्यादा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार और एलजी के बीच होम आइसोलेशन को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। एलजी अनिल बैजल ने अपना फैसला वापस ले लिया है और दिल्ली सरकार की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी अब मामूली लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज की जांच के लिए मेडिकल टीम उसके घर पहुंचेगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों को अब कोविड केयर सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने फैसले को वापस ले लिया है, यानी अगर कोरोना का मरीज अगर घर के अंदर होम आइसोलेट हो सकता है तो उसका सरकार की पूरी निगरानी के तहत फिजिकली और क्लिनिकली असेसमेंट होगा कि वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं। उसके बाद ही उसको अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना से जंग के लिए दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है। दिल्ली के पहले कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में वीडियो कॉल फैसिलिटी शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन इलाज करा रहे मरीजों का हालचाल जान पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद वीडियो कॉल के जरिए मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की। चाइना के साथ 2 लेवल पे जंग चल रही है अभी। एक तो ये चाइना से आया हुआ वायरस है और एक दूसरा अपना बॉर्डर के ऊपर है। तो इस वायरस से डॉक्टर्स लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर सिपाही लड़ रहे हैं। तो पूरा देश अपने डॉक्टर्स के पीछे खड़ा है और पूरा देश अपने सिपाहियों के भी पीछे खड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को होने वाली दिक्कतों के लिए सरकार जिम्मेदार है और इन कमियों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। बीच में आप लोगों ने अस्पताल से संबंधित कुछ कमियां निकाली थी। हम आप लोगों के सबके शुक्रगुजार हैं। आप हमारी कमियां बताते रहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, वो सारी जितनी कमियां हैं, वो कोई भी कमी डॉक्टर्स और नर्सेज की वजह से नहीं है। वो सारी कमियां हमारी वजह से है, सरकार की वजह से है। हम उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कमियां हमने दूर की और भी जो भी कमी आप बताएंगे उन सभी कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों पर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। निखिल लखवानी, सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।
तो दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के रोजाना मामले मुंबई से आगे निकल गए हैं। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तमाम सवाल हैं जो हर किसी के मन में है, लेकिन विडंबना यही है कि इस मुश्किल स्थिति में दिल्ली और केंद्र की सरकार के बीच आपसी खींचतान दिखाई दे रही है। हमने इस मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात की। तो पहला सवाल उनसे यह था कि दिल्ली में किसकी सरकार इस वक्त चल रही है, केंद्र की या फिर अरविंद केजरीवाल की? जो भी हम मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से ही जुड़ा हुआ है। जैसा आपने अभी अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से जिस तरह के डिसीजंस आए हैं उनको हमने बात भी की है, बात करने के समझाया भी है कि इसकी ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। ग्राउंड रियलिटीज आप देखेंगे तो शायद लोगों को परेशानी बढ़ती हुई आपको समझ में आएगी। नहीं, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ग्राउंड रियलिटीज को समझ के निर्णय लिए जाना बहुत जरूरी है। कई बार निर्णय ले लिए जाते हैं मीटिंग्स के दौरान, कई बार नहीं लिए जाते, कई बार बात मानी जाती है, कई बार नहीं मानी जाती है। तो फिर वो मीडिया के माध्यम से भी जनता की परेशानी के रूप में आप लोग भी उठाते हो, हम भी उठाते हैं, और उसके बाद उठाते हैं। लेकिन उसके बाद चीजें ठीक भी हुई हैं। अच्छी चीज ये है कि फिर चीजें समझ में आती हैं और चीजें ठीक हो रही हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि चाहे वो मीडिया के माध्यम से, हमारे चिट्ठी के माध्यम से, हमारे ऑब्जेक्शन के माध्यम से चीजें पहुंचे तो ग्राउंड रियलिटीज को फिर मान के चेंज भी किए हैं ऑर्डर्स। वही हमारा दूसरा सवाल मनीष सिसोदिया से ये था कि दिल्ली में पिछले कुछ दिन से जिस तरह से फैसले हुए हैं और उसे वापस लिया गया है, ऐसे लगता है कि दिल्ली पर कई लोग फैसला ले रहे हैं और फैसलों को लेकर कंफ्यूजन है। क्या इससे कोई समस्या हो रही है? अथॉरिटीज तो दिल्ली में हैं ही, कई अथॉरिटीज हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन उसकी डिटेल्स में और उसमें जाने की जगह अभी तो यह है कि हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सब मिलके मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें दिल्ली को, और दिल्ली को कम से कम परेशानी हो दिल्ली के लोगों को। अगर हमें कहीं परेशानी होती दिखती है तो हम उठाएंगे, और शायद यही हमारा काम है कि अगर कहीं कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से कहीं कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जहां लोगों को परेशानी हो, तो हम उसको मीटिंग्स में भी उठाएंगे, हम उसको पब्लिक फोरम पे भी उठाएंगे, और उसी से चीजें जब लोगों के पक्ष में होंगी तो अच्छा है, दिल्ली के लिए अच्छा होगा। यही हमारा काम भी है। हमने मनीष सिसोदिया से यह भी पूछा कि जब से अनलॉकिंग हुई हर दिन केस बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, जबकि मुंबई में कम हो रहे हैं। तो क्या अनलॉकिंग एक गलती थी? क्या स्ट्रैटेजी में किसी तरह का कोई बदलाव किया जाएगा? कि ये स्ट्रेटेजी गलत थी। दिल्ली, हर शहर का अपना अपना एक अलग तरीका आ रहा है कोरोना से बढ़ने का भी और जूझने का भी और उससे निपटने का भी। दिल्ली और मुंबई दोनों ऐसे शहर थे जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को लेकर आई थी उस दौरान में। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स रखता हूं आपके सामने जिससे कि तस्वीर भी साफ हो। ये एलजी वर्सेस सेंटर भी चलता रहेगा या नहीं रहेगा, बात हमारी मानी जाएगी नहीं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अब कुछ एक पॉजिटिव उम्मीद बंध रही है। मैं समझता हूं 8 से, हो सकता है बहुत जल्दबाजी हो मेरा ये कहना, पर द वीक ऑफ गुड होप पिछला एक हफ्ता रहा है। 8 जून से 14 जून तक का जो हफ्ता था अभी तक कोरोना के जर्नी में सबसे खराब रहा है हमारे लिए। 15 जून से एक अच्छा समय शुरू हुआ है। मैं उसके लिए 3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। पहले हम 6000-7000 केस करते थे दिल्ली में और 2200 के करीब में पेशेंट्स पॉजिटिव पा रहे थे। आज हम 18000 टेस्ट कर रहे हैं तो 3000-3500 पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा, रिकवरी रेट पहले 41% था, आज 58% हो गया है। ये एक अच्छा संकेत है। कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो पहले 5.8% था, आज 4.9% हुआ। आपको याद होगा मैंने ही खुद अनाउंस किया था उस ग्रोथ रेट पे प्रोजेक्शन किए थे मैंने कि अगर यही ग्रोथ रेट जारी रहा तो 31 जुलाई तक 5,30,000 केस हो सकते हैं, 5.5 लाख के करीब केस हो सकते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि 4.9% ग्रोथ रेट के हिसाब से, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से दिल्ली में 31 जुलाई तक 4 लाख के करीब केसेस हो सकते हैं। और हमें अब उम्मीद बंधी है कि ये केसेस और नीचे रहेंगे, ये आंकड़ा कहीं नीचे रहेगा, क्योंकि अभी ग्राफ थोड़ा सा स्टैटिक्स के हिसाब से देखें तो कंट्रोल में दिख रहा है। इसके आने की उम्मीद है, पर हम यहां छोड़ नहीं रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ रेट नीचे हो गया था। हमारी बेड प्रिपेयर्डनेस, हमारी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो दिल्ली और ज्यादा प्रिपेयर्ड होती जा रही है इन केसेस को डील करने के लिए।
और अगला सवाल डिप्टी सीएम से ये था कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि वो ज्यादा अब तैयार है। सरकार ये कह रही है कि हर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे। ये स्क्रीनिंग क्या है? क्या हर घर में थर्मोमीटर ले जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी? ये थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ है। जो अमित शाह जी के साथ भी मीटिंग हुई थी और कई सारी मीटिंग्स हुई हैं। दो चीजों पे दिल्ली में काम हो रहा है। एक तो कंटेनमेंट जोन को बढ़ाने पे काम हो रहा है और दूसरा एक कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का सर्वे, उसका स्क्रीनिंग, उसको टेम्परेचर तो नहीं है, उसका टेस्टिंग, अभी हम रैपिड टेस्ट करा रहे हैं तो हर एक आदमी की रैपिड टेस्टिंग कराना, इस पे काम हो रहा है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दोनों के साथ में कि 27 तारीख से हम एक और सर्वे करा रहे हैं जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एंटीबॉडी सर्वे बोलते हैं, जहां हम जो अभी नॉर्मल टेस्ट होता है उससे ये पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं है। एक टेस्ट ये भी होता है जिससे पता चलता है कि आपको पहले कोरोना हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको कोरोना होकर ठीक हो गए हों। वो टेस्ट भी हम 27 तारीख से करा रहे हैं और वो 20,000 लोगों का सैंपल पे टेस्ट होगा। ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट हमने मैंडेटरी किया है और वो हो रहा है। भारत चीन तनाव पर रोजाना हम आपको लद्दाख से अपडेट देते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह कल एक बौद्ध मठ में गई जहां गलवान में जख्मी हुए भारतीय सैनिकों के जल्द सेहतमंद होने और चीन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। लद्दाख यानी वो भूमि जहां पर गौतम बुद्ध के आदर्शों को, उनके विचारों पर चलने की रवायत है, वहां पर मिमिक नाम के इस बौद्ध मठ में हम मौजूद हैं, जहां इस बात को लेकर प्रार्थना चल रही है कि हमारे जो वीर हैं, जो घायल हुए हैं, वो जल्दी ठीक हो। चीन जैसा धोखेबाज जो युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, उसे सद्बुद्धि आए और समझ में आए उसे अहिंसा के मायने। हैं कि जो सरहद की रक्षा करता है वो सिपाही होता है और जो धर्म और संस्कारों की रक्षा करता है वो एक सन्यासी होता है। और गुरुजी ने तो दोनों की रक्षा की है और अब धर्म, संस्कार, शांति सबकी रक्षा करते हुए आज ये प्रार्थना, इसमें लद्दाख क्या चाह रहा है, देश क्या चाह रहा है, मानवता क्या चाह रही है? सभी लोग, चाहे हमें हो, लद्दाखी हो या हमारे देश की हो, असल में तो सब शांति ही चाहते हैं। तो हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे देशवासी सब शांति से, आनंद से, सुरक्षित रहिए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो कोरोना महामारी पेंडेमिक आकर के पूरा दुनिया को जीना हराम करके रखा है और हमारे देश में भी को भी छोड़ा नहीं है। अब उसके साथ साथ हमारे भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का टेंशन हुआ है, बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हमारा तो यही प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है। और आई वांट टू अपील टू ऑल आवर ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री टू फाइंड ए सॉल्यूशंस टू दिस बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू पीसफुल डायलॉग। जी, आपकी बहुत दिलचस्प और प्रेरणा वाली कहानी है कि आपने पहले सेना में भी शामिल हुए भारत की और बाद में आपने ये रास्ता चुना। आज जब आप देखते हैं कि जो हमारे सिपाही हैं उन पर पहले आक्रमण होता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अभी आप जानते हैं, विदाउट फुल फ्लैश वार, विदाउट यूजिंग वेपन्स, वी लॉस्ट प्रेशियस लाइफ of 20 soldier officer of our country. आप इमेजिन करो अगर फुल फ्लैश वार हुआ तो, अगर वेपन यूज किया तो कितना नुकसान होगा, दोनों का होगा। चाइना, इंडिया एंड चाइना बोथ आर वेरी पावरफुल कंट्री, मस्ट कम टुगेदर, नो फाइटिंग, नो वार, बट कम टुगेदर, फ्रेंडशिप एंड लीड दिस वर्ल्ड। ये युग है बुद्ध का, यही संदेश यहाँ पर इस प्रार्थना के साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है युद्ध की रट लगाने वाले देश के कानों में ये भजन की धुन जरूर पड़ेगी। बाकिर चौ और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल की कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहा है। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, बस्ती, आसनसोल, कोट्टायम, विशाखापट्टनम, जहां पर सड़क पर
प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई की मांग को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।